हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर कर रहे थे टॉपिक कर रहे थे एमएनसीज़। एमएनसीज़ में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर लिए हैं और अब हम टॉपिक कर रहे हैं एमएनसीज़ इन इंडिया कि भाई जो एमएनसीज़ हमारी इंडिया में होती हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है, वो कहाँ से चली थी, कैसे चली थी। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, एमएनसीज़ इन इंडिया। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना टॉपिक। देखो भाई, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया, एमएनसीज जो हमारी इंडिया में है वो बोलता है कि भाई जो एमएनसीज जो हमारी इंडिया में आई थी वो कब से चल रही हैं। जब से देखो, उससे पहले तो पहले ही यहाँ ब्रिटिशर्स थे। तो ये इंडिपेंडेंस की बात करता है कि भाई इवन प्रियोर टू इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले ही की बात करता है कि भाई उस टाइम की ये सब आपकी एमएनसीज यहाँ चल रही हैं। कौन कौन सी, जैसे सिंगर, पैरी, फिलिप्स, यूनिलीवर, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये सारी की सारी आपकी एमएनसीज बहुत टाइम से यहाँ पे चल रही हैं। दे आइदर ऑपरेटेड इन फॉर्म ऑफ, ये क्या करती हैं, ये अपनी कुछ सब्सिडरीज ओपन कर देती हैं, उनके थ्रू ये यहाँ एंटर कर जाती हैं। ठीक है, या फिर क्या करती हैं, अपने आप को कोलैबोरेट कर लेती हैं, मिल जाती हैं किसके साथ, इंडियन कंपनीज़ के साथ, ताकि क्या हो, उनकी टेक्नोलॉजीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हों और इंडिया वाले उनकी टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकें, एज़ वेल एज़ यूज़ ऑफ फॉरेन ब्रांड नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखो अब हम हैं, ठीक है, या कोई भी है, वो अगर किसी फॉरेन ब्रांड को देखेगा, एकदम से हमें होता है ना कि हाँ भाई फॉरेन का ब्रांड हमें यूज़ करना है, तो वो अपने नेम को भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश कर सकते हैं यहाँ पे। द एंट्री ऑफ एमएनसी इज इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय, देखो उसके बाद अब ये तो नहीं है कि सारी एमएनसीज ही यहाँ आती रहे, फिर हमारी इंडिया की कंपनीज का क्या होगा। तो कहता है कि भाई जो एमएनसीज की एंट्री है इंडिया में वो कैसे कंट्रोल्ड हुई, वो कंट्रोल करी गई कैसे, बाय एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। कुछ इंडस्ट्रीज पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, उसके थ्रू ये थोड़ा इनके ऊपर कंट्रोल किया गया, क्योंकि अगर ज़्यादा ही ये यहाँ आती रहेंगी तो हमारा तो अपने ही ऊपर, अपनी कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके लिए एमआरटीपी एक्ट आया था, फैरा आया था। ठीक है, इन द प्री रिफॉर्म पीरियड द ऑपरेशन ऑफ एमएनसीज इन इंडिया, इनके थ्रू क्या हुआ, जो एमएनसीज जो इंडिया में आई थी उनकी जो एंट्री थी वो रेस्ट्रिक्ट कर दी, थोड़ी कम कर दी गई, या ये बोल दिया कि भाई जितनी वो आ सकती हैं उनकी एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि भाई इतनी ही एमएनसीज आ सकती हैं, इससे ज़्यादा यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, उसके बाद आता है कि भाई जो भी आपकी एमएनसीज यहाँ आती हैं तो उनको कोई ना कोई रेगुलेट तो करता होगा, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू तो वो चलती होंगी ना, कोई ना कोई उनका उनके वर्क को चेक करता होगा, देखता होगा। तो ये बोलता है कि भाई एजेंसीज विच कंट्रोल, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो कि एमएनसीज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। तो वो कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री जो होती है ये सारे के सारी एक्टिविटीज़ को इनकी कंट्रोल करती है, बताती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। आरबीआई होती है। ठीक है, आरबीआई भी तो इनके सारे के सारे फंक्शंस को चेकआउट करती है ना, कि भाई कितना यहाँ से मनी के फॉर्म में कितनी करेंसी यहाँ से जाएगी, कितनी करेंसी यहाँ आएगी। और होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और इंडस्ट्री, देखो अभी अभी हमने क्या देखा कि भाई कुछ एमएनसीज की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया था। वो कैसे रेस्ट्रिक्ट हुआ था, कुछ पॉलिसीज के थ्रू ही तो वो रेस्ट्रिक्ट हुआ था ना। तो अब ये बताता है कि भाई हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के और उनकी किसके, प्रमोशंस के। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि हमारी एमएनसीज की एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या अपना, मतलब देखो अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो उन्हें तो यही होगा कि भाई वो सारे के सारे को टेक ओवर कर ले, पूरे इंडिया को ही टेक ओवर कर ले। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये एजेंसीज बनाई गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। देखो
हमारी पहले जो हमारा चल रहा था ना वो ऐसे ही चले जा रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991 में हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उससे क्या हुआ था, उससे हर चीज़ में अफेक्ट हुआ था। मतलब वो जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही थी। उसने क्या पॉलिसी लेके आई थी, वो एलपीजी पॉलिसी लेके आई थी। एलपीजी पॉलिसी क्या होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसने बोला कि भाई जो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, तो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन एमएनसीज के साथ भी रहा होगा। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई जो वो पॉलिसी आई थी उसका क्या रिलेशन रहा था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ। तो अब देखते हैं। देखो, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी सबसे पहले तो वो आई थी 1991 में। अब इसने पीछे हमें कुछ एक्ट बताए कि भाई उन्होंने क्या किया, उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ लगाई गई थी एमएनसीज के ऊपर, तो उन्हें क्या किया, यहाँ इन्होंने क्या किया, कंसेशन दे दिया, उन्हें थोड़ी छूट दे दी कि भाई हाँ, फ्रीडम दे दी उन्हें कि भाई हाँ, अब जो फ़ॉरेन की कंपनीज़ हैं या यहाँ की फ़ॉरेन कंपनीज जाना चाहती हैं, यहाँ की कंपनीज फ़ॉरेन जाके अपने आप को ओपन करना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती हैं, वो ईज़िली कर सके। तो इसने क्या किया, जितनी भी एंट्रीज थी या जो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको थोड़ा कंसेशन दे दिया, थोड़ा फ्रीडम दे दिया उन्हें। ठीक है। द अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट लेके आया ये फेरा में। ठीक है। फेरा भी अभी हम फेरा एक्ट भी करेंगे आगे। ठीक है। शायद वो आपके पास नहीं है, चलो फिर भी मैं आपको एक बार वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। तो ये बोलता है कि कुछ अमेंडमेंट्स आई थी फेरा में। वो कब आई अमेंडमेंट, मतलब कुछ चेंजेस आए उस एक्ट में 1993 में। ठीक है। जिसने क्या किया, जिसने कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करे हमारी एमएनसीज को, जो हमारी एमएनसीज इंडिया में आई थी ना, उसके लिए उसने कुछ कंसेशन दिए। अब ये कहता है कि भाई जो एट प्रेजेंट जो एमएनसीज इंडिया में हैं उसकी बात करता है कि भाई क्या है। और मैंने आपको एक लिस्ट भी शेयर की थी कि टॉप एमएनसीज जो इंडिया में हैं। ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो भी। तो अब बोलता है कि भाई एमएनसीज के बारे में, इंक्रीज फॉरेन इक्विटी अप टू 51%। देखो, अब यहाँ जो फॉरेन इक्विटी है वो कहता है कि वो 51% वो क्या हुई, इंक्रीज हुई बाय रेमिटेंसेस इन फॉरेन एक्सचेंज इन स्पेसिफाइड हाई प्रायोरिटीज़ एरिया। जहाँ उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी थी, ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें रेमिटेंस दे दी, हमने उन्हें फ्रीडम दे दी कि भाई वो अपना शेयर एनहांस कर सकती है उस जगह पे। Subsequently, MNCs are free to be own a majority share in equity in most of the product। अब पहले क्या था, उन्होंने इक्विटी नहीं दी थी उन्हें मतलब इतनी फ्रीडम नहीं दी थी, मेजोरिटी नहीं देते थे, क्योंकि अगर मेजोरिटी दे देंगे तो कंट्रोल चला जाएगा। तो यहाँ क्या बोलता है कि एमएनसीज को क्या किया, उन्हें फ्री कर दिया। अब वो ले सकते हैं, अब वो 51 शेयर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप, वो कहीं से अपनी मेजोरिटी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आई हमारे। उसके बाद कहता है बोरो मनी और एक्सेप्ट डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एमएनसीज हैं वो मनी को बोरो भी कर सकती हैं और किसी से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, विदाउट द परमिशन। पहले क्या था, उन्हें आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर आरबीआई ने प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट किया तो वो इस काम को आगे नहीं चला सकती थी। लेकिन यहाँ क्या किया उन्होंने, यहाँ उन्होंने बोरो मनी भी बोरो कर सकते हैं और डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है, सॉरी, ट्रांसफ़र शेयर्स फ्रॉम वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। पहले क्या होता था कि हम पहले तो शेयर्स जैसे पहले तो रेस्ट्रिक्टेड ही थे, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी। उसके बाद यहाँ क्या कर सकते हैं, हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किससे, नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है वो किसी दूसरे रेजिडेंट को भी अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब के टाइम की बात कर रहे हैं ये। ठीक है। और डिसइन्वेस्ट इक्विटी एट मार्केट रेट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डिसइन्वेस्ट इक्विटी कर दी। डिसइन्वेस्ट क्या होती है, जब जो प्राइवेट वाले होते हैं ना, वो अपना
कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक वाले सॉरी प्राइवेट उसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है। डिसइन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इक्विटी करती है, मार्केट के रेट में करती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्हें अपना पैसा लगता है कि भाई उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो अपना पैसा निकाल सकती है ना, तो वो क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्ट कर सकती है वो मार्केट रेट पे। नेक्स्ट आता है गो फॉर 100% फॉरेन इक्विटी थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन स्पेसिफाइड सेक्टर। अब ऊपर हमने बात की थी कि पहले तो 51% ही शेयर देना मुश्किल था, लेकिन अब उन्होंने उसकी अथॉरिटी दे दी, वो पॉसिबल कर दिया। तो अब बोलता है कि भाई वो 100% से भी जा सकते हैं, कि भाई वो 100% इक्विटी रख सकते हैं अपने पास। कैसे? थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन स्पेसिफाइड सेक्टर। लेकिन ये नहीं है कि सब में, कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स हैं, कुछ उनके लिए कुछ स्पेसिफाई किए हुए सेक्टर्स हैं कि भाई वो सिर्फ उन्हीं में 100% इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, बाकी सब में नहीं। ठीक है, ये उसने पोजीशन बताई हमारी एमएनसीज की अब की। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज टू इंडिया। अब जो एमएनसीज आपके इंडिया में आए उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस तो मिली होंगी आपको। ऐसे तो नहीं है कि भैया आपके एमएनसीज यहाँ ओपन हो रही हैं और आपको कोई भी एडवांटेज ना मिले, तो उसके कुछ एडवांटेजेस तो हमें मिले हैं। कौन कौन से एडवांटेज मिले हैं? सबसे पहली बात होती है हाई इन्वेस्टमेंट, हायर इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में की जा रही है, हो रही है ना। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जब एमएनसीज ओपन हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, उधर की इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है, उधर की करेंसी यहाँ लगाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है बूस्ट अप द इकोनॉमी। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट अप होगी ना। इकोनॉमी कैसे बूस्ट अप होगी? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो हर किसी के पास इनकम जनरेट होगी और उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अराइज होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अराइज होने से क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप हो जाएगी, वो ग्रेड अप होने लग जाएगी, अपग्रेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिड्यूस द टेक्नोलॉजी गैप। और जो आपका गैप है, अब हमारा और फॉरेन वालों का जो गैप है टेक्नोलॉजी का, कि हम इतने बैकवर्ड हैं और वो इतने फॉरवर्ड हैं, तो वो जो गैप है वो फिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी टॉप टेक्नोलॉजी लेके यहाँ आएंगे और हम उनकी टॉप टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना चाहेंगे, तो जो भी गैप होगा वो गैप जल्दी से जल्दी क्या होगा, फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपको जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उनका प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कोई भी मिसयूज़ नहीं होगा। अगर आप हमारे यहाँ की कंपनीज उनका यूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन की एमएनसीज हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से क्या करेगी, उनका बेस्ट यूज़ करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उस रिसोर्सेज को यूज़फुल कर पाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी एडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस। अब वही कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस भी रही होंगी। ठीक है ना, तो अब क्या डिसएडवांटेज हैं? कंपटीशन टू एसएमएसआई। एसएमएसआई का मतलब जो स्मॉल माइक्रो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, कंपटीशन अराइज कर दिया ना। जो स्मॉल स्केल की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन करी जाती हैं, जो माइक्रो लेवल की होती हैं, उनके लिए क्या करती हैं ये, बहुत ज़्यादा उनके लिए ये क्या करा, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन अराइज कर दिया और फिर वो इतने दिन तक ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट हैजार्डस। अब एमएनसी है, उन्होंने तो फ़ौरन इंडिया में अपना बिजनेस लगाया, तो क्या पता वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा वास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल हैजार्डस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो आपके रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, करते हैं, हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने की ज़रूरत नहीं भी है उन रिसोर्सेज को भी वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता है, बेमतलब से उन्हें ख़राब किया जाता है।
नेक्स्ट आता है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो जो एमएनसीज इंडिया में आई, ठीक है, उससे क्या हुआ, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हुई। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे, मान लो उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ ओपन कर दी और जहाँ वो लेबर यूज़ कर सकते थे ना, वो वहाँ लेबर ना यूज़ करके क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कैपिटल ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी, ठीक है। जितनी कंपनीज यहाँ ओपन करने से जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी वो उतनी नहीं मिल पाती, तो क्या होगा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में स्लो डाउन आ जाएगा। अब क्या होगा, अब डिसीजन लेना है तो पहले क्या था, हमारी अपनी कंट्री का या हमारी अपनी कंपनीज का डिसीजन हमें लेना था, लेकिन अब फॉरेन वाले हैं ना, तो उनका डिसीजन जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम में लिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ का भी देखेंगे फॉरेन का भी देखेंगे, तो वहाँ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पे भी अफेक्ट आता है। नेक्स्ट आता है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, या फिर क्या होगा, हमें टैक्स बेनिफिट्स तो थोड़े हम कह सकते हैं ये पॉइंट एडवांटेज में भी आ सकता है, डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, या हम ले सकते हैं कि भाई वो अगर अपनी कंपनी यहाँ ओपन करते हैं तो उन्हें एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कम टैक्स यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों यहाँ के भी वो इतना टैक्स बियर उन्हें नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी करेंसी का प्राइस हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए वो अच्छा सोर्स नहीं बन रहा, हमें कम टैक्स मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वही बात कि भाई हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं, ठीक है क्लास। आप और हाँ जी, अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो वो मेरे को पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।